हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट आज हम शुरू करने वाले हैं क्लेरेंट्स इक्वेशन। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स के लिए, पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी के लिए, पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर होमोजीनियस मतलब वाई अपान एक्स के लिए पढ़ा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लेरेंट्स इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ से क्वेश्चन एक ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको ध्यान से समझना आप लोगों ने कि क्लेरेंट्स इक्वेशन क्या चीज़ है। तो देखिए, जो इक्वेशन किस फॉर्म की हो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। जब कोई इक्वेशन इस फॉर्म की होगी उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्लेरेंट्स इक्वेशन। और यहाँ से क्या करेंगे, इसके स्टेप क्या है फाइंड करने के, मतलब सबसे पहले हम इक्वेशन को इस फॉर्म की बनाएंगे। अगर वो ऑलरेडी इसी फॉर्म की है तो फिर डायरेक्ट स्टेप फॉलो करेंगे, मतलब डायरेक्ट रूल फॉलो करेंगे, इसको डिफाइन मतलब इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर सपोज़ इस फॉर्म की नहीं है तो पहले इस फॉर्म की बनानी है हमें, वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। जब इस फॉर्म की इक्वेशन बन जाएगी उस इक्वेशन को हम कहते हैं क्लेरेंट्स इक्वेशन। फिर इसके वर्किंग रूल क्या है, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक, डिफरेंशिएट करने के बाद आपको p की वैल्यू जो है वो c के बराबर आ जाएगी। किसके बराबर आ जाएगी, c के बराबर। या आप ऐसे भी डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो कि पुट p इक्वल टू सी। ठीक, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो। अदरवाइज अगर डायरेक्ट नहीं करना चाहते, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने के बाद p की वैल्यू क्या आ जाएगी, c। ठीक स्टूडेंट, अब जो c आ जाएगी, p की वैल्यू c जब आएगी तो इस c की वैल्यू डालेंगे इसमें, तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगी। ठीक स्टूडेंट, अब एक और होता है, अगर सिर्फ जनरल सॉल्यूशन पूछा होगा तो फिर तो इतना करेंगे, लेकिन कई बार ऐसे भी पूछता है फाइंड इट सिंगुलर सॉल्यूशन। जैसे कि पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का, उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन निकालनी है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए जब p की वैल्यू c में डालो, सॉरी p की वैल्यू c जब इस इक्वेशन में डालोगे, इसमें डालने के बाद फिर इसी इक्वेशन को, ये जो जनरल इक्वेशन तुम्हारी बनेगी, इसको डिफ्रेंशिएट करना आपने विद रिस्पेक्ट टू c। जब विद रिस्पेक्ट टू c डिफ्रेंशिएट करोगे तो उस टाइम जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा, वो रिजल्ट जो होगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको क्लेरेंट्स इक्वेशन के बारे में पता चल गया होगा। अब मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन करूँगा, फिर आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से क्लेरेंट्स इक्वेशन को फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं कोई हम। एक्सरसाइज कहाँ तुम्हारी, हाँ, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सरसाइज 4E एक्सरसाइज। ठीक स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर कंप्लीट सॉल्यूशन एंड सिंगुलर सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेगा तो फिर इतना ही करना, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालनी है। जो p की वैल्यू आएगी c वो पुट कर देनी है इसमें, वो तुम्हारी कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगी। लेकिन आगे वो कह रहा है एंड सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करनी है। तो सिंगुलर सॉल्यूशन भी फाइंड करनी है, तो किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन तुम्हारा है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ले रहा हूँ मैं। y इक्वल टू किसके बराबर है, पी एक्स प्लस ए पी इंटू पी माइनस वन। तो देखिए स्टूडेंट, ये इस फॉर्म का है ना, y इक्वल टू, मैंने अभी बताया कि पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी की फॉर्म की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, मतलब पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी। तो यार हम पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, इसको मान लेते हैं एफ ऑफ पी। तो ये जो इस फॉर्म की इक्वेशन होती है इसको हम क्लेरेंट्स इक्वेशन कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन में डायरेक्ट दिस गिवन, ऐसे लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, विच इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस, सॉरी y इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ पी, और विच इज़ अ क्लेरेंट्स इक्वेशन, या आप ऐसे भी लिख सकते हो विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्लेरेंट इक्वेशन। जब क्लेरेंट इक्वेशन है तो फिर क्या करेंगे हम, इसको आप मान लेते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने पहला रूल बताया कि जब वो क्लेरेंट्स इक्वेशन होगी तो फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कीजिए, तो मैं लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये आपको दिख रहा है ना, हाँ डी वाई बाई डी एक्स। तो इधर क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पी मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट, यही हो जाएगा। प्लस इधर देखिए, जब मैं ए पी को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा ए पी स्क्वायर, मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए पी स्क्वायर माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ ए पी को अंदर -1 के साथ करूँगा तो ए पी। ठीक है स्टूडेंट, यही होगा ना, ए पी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ए पी स्क्वायर, इसकी डिफ्रेंसिएशन मतलब ए का ए पी इंटू पी पी स्क्वायर, फिर ए पी को -1 के साथ करेंगे तो माइनस ए पी, तो उसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। अब देखिए, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट है बाहर, तो पी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसे एक्स की पावर एन की डिफ्रेंसिएशन होती है एन एक्स की पावर एन -1, सिमिलरली पी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, ए तो कॉन्स्टेंट बाय पी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2p इंटू पी -1 मतलब इंटू 2 -1 1 मतलब 2p और इंटू डी पी बाई डी एक्स, मतलब p की फिर अलग से भी करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, p की पावर 2 की डिफ्रेंसिएशन होगी 2p और इंटू p की अलग से डी पी बाई डी एक्स माइनस यहाँ से कांस्टेंट a बाहर तो आ गया डी पी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट मैंने लिखी थी इसको याद रखना। ठीक है, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से देखिए जो डी पी बाई डी ऑफ एक्स वाले हैं उनको उनसे कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा p प्लस डी पी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एक्स प्लस 2AP प्लस माइनस ए, यही बचेगा ना। जब मैं डी पी बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है इधर भी है, इन सब से कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2AP माइनस ए डी पी बाई डी एक्स आ गया कॉमन। ठीक स्टूडेंट, अब देखिए जो डी वाई बाई डी एक्स है इसको हम लेट करते हैं p, क्योंकि पीछे पढ़ते आ रहे हैं हम, ये किसके बराबर होता है, p के बराबर। तो p तो प्लस का p पीछे आ जाएगा माइनस का p तो हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये आ गया p और ये प्लस का p पीछे आ गया तो 0 हो गया, p माइनस p इक्वल टू 0। तो अंदर बच गया x प्लस 2AP माइनस ए इंटू डी पी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये चीज़ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो 0 हो जाएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि रिजेक्टिंग दिस, क्यों, बिकॉज इट डज़ नॉट कंटेन डी पी बाई डी एक्स, इसमें डी पी बाई डी एक्स कंटेन नहीं कर रहा तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स ये चीज़ 0 हो जाएगी। तो बचेगा कि आपके पास डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई में इधर ले आओ डिवाइड में तो ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज डी पी इक्वल टू डी एक्स इंटू 0 0। तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज p इक्वल टू 0 मतलब p इक्वल टू c कांस्टेंट। अब p की वैल्यू c मतलब या c की वैल्यू p लिखो या p की वैल्यू c, ये आ गया आपके रिजल्ट। अब जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ c डाल दो, तो हम कर देंगे पुट p इक्वल टू c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे p की वैल्यू तो क्या आ जाएगा आपके पास, p की वैल्यू क्या थी c और फर्स्ट इक्वेशन थी तुम्हारी y इक्वल टू पी एक्स, तो p की जगह पर c x प्लस फिर a का a p की जगह पर c फिर इंटू p -1 था तो मतलब c -1। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए, दिस इम्प्लाइज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू सी एक्स, ऐसे रखो। हाँ, तो ये तुम्हारी इसको मान लेते हैं क्वेश्चन को सेकंड। ये मैंने कहा था कि जब जो c की वैल्यू पुट करने के बाद जो तुम्हारी इक्वेशन बनेगी वो होगी तुम्हारी जर्नल सॉल्यूशन। तो आप लिख सकते हो विच इज़ द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने क्या निकालना, सिंगुलर सॉल्यूशन। तो
तो सिंगुलर सोल्यूशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो जनरल सोल्यूशन होगी ना उसको डिफ्रेंशिएट कर देना है विद रिस्पेक्ट टू सी। तो विद रिस्पेक्ट टू सी करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारी सिंगुलर सोल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक समझ आया, ये तुम्हारा कंप्लीट सोल्यूशन कहलाएगा, या इसको आप जनरल सोल्यूशन भी लिख सकते हो, विच इज़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखिए, नाउ फॉर सिंगुलर सोल्यूशन के लिए आप ऐसे लिखोगे, नाउ फॉर सिंगुलर सोल्यूशन, सिंगुलर सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू सी वी गेट। अब सेकंड इक्वेशन को सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, जब सी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा x, क्योंकि सी की 1 प्लस ए सी, या आप इसको ऐसे कर सकते हैं ना, ए सी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ए सी स्क्र, तो ए सी स्क्र तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ ए सी स्क्र विद रिस्पेक्ट टू सी माइनस ए सी इंटू 1 ए सी, मतलब डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ ए सी। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा, तो इस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू एक्स प्लस, इधर क्या हो जाएगा भाई, ए तो कांस्टेंट है बाहर, तो सी की डिफ्रेंशिएशन 2ac, मतलब 2c, तो ए कांस्टेंट बाहर है तो 2ac आ जाएगा, माइनस यहाँ से ए कांस्टेंट बाहर तो सी की 1 तो माइनस ए। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई, x प्लस 2ac माइनस ए। ठीक है, अब देखिए, दिस इम्प्लाइज 0 इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x ये माइनस ए प्लस 2ac लिख सकता हूँ ऐसे में, x माइनस ए एक तरफ रख लिया और प्लस 2ac एक तरफ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद देखिए, इम्प्लाइज 0 इक्वल टू, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस ए, ये प्लस का 2ac पीछे आ जाएगा तो माइनस का 2ac हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मिनट, 2ac को उधर रखो, ये प्लस का पीछे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा x माइनस से, तो दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू, या आप ऐसे लिखो 2ac इक्वल टू, अब माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ से जब माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर आएगा a माइनस एक्स, मतलब x माइनस ए था ना, जब माइनस बाहर लिया तो माइनस का a प्लस का ए हो गया और प्लस का x माइनस का x हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 2ac इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आ जाएगा a माइनस एक्स। अब दिस इम्प्लाइज c इक्वल टू, सी की वैल्यू निकालनी ना, ये 2a मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन 2। अब ये जो तुम्हारी c की वैल्यू आई, इस c की वैल्यू को पुट कर देना है जो तुम्हारी इक्वेशन सेकंड बनी थी जनरल सोल्यूशन, तो वहाँ पर पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा सिंगुलर सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन सेकंड, या ऐसे लिखो या ऐसे लिख सकते हैं, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, तो देखिए लिखेंगे आप, देन इक्वेशन सेकंड बिकम, तो सेकंड तुम्हारी क्या हो जाएगी, देखिए उसमें सेकंड तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू, सेकंड थी y इक्वल टू सी एक्स, तो c की जगह पर ये वैल्यू जो अभी लिखा दी मैंने, a माइनस एक्स अपॉन 2a, c की जगह पर ये और इंटू एक्स का x। ठीक स्टूडेंट, प्लस ए सी था तो c की जगह पर a माइनस एक्स अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या था, इंटू सी एक्स इंटू सी माइनस 1 था ना, ए एक्स ए सी इंटू सी माइनस 1, तो c की जगह पर a माइनस एक्स अपॉन 2a माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यही था जो इक्वेशन सेकंड तुम्हारी यही थी ना, y इक्वल टू सी एक्स, सी की जगह पर ये इंटू एक्स, फिर प्लस ए सी था, ए की जगह पर वो c की वैल्यू जो डाली अभी, फिर c माइनस 1 था तो c माइनस 1 लिख लिया, c की वैल्यू डाली और माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आया। दिस अप्लाइज y इक्वल टू, देखिए इसको एज इट इज़ रखेंगे या आप इसको सीधा करके लिख लो, x इंटू ए माइनस एक्स अपॉन 2a। ठीक, प्लस अब यहाँ से देखें, a इंटू ए माइनस एक्स अपॉन 2a एज इट इज़, इंटू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी a माइनस एक्स
माइनस टू ए इंटू माइनस वन माइनस टू ए अपॉन टू ए, ठीक है स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन टू ए प्लस ए इंटू ए माइनस एक्स अपॉन टू ए इंटू, इधर क्या आ जाएगा, ए में से माइनस टू ए निकालो तो माइनस ए, तो माइनस ए माइनस एक्स अपॉन टू ए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए एक्स इंटू ए माइनस एक्स अपॉन टू ए प्लस ए इंटू ए माइनस एक्स अपॉन टू ए। अब यहाँ से अगर मैं माइनस बाहर ले लूँ तो इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट, और अंदर क्या आ जाएगा ए प्लस एक्स अपॉन टू ए, ठीक है स्टूडेंट। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर रिजल्ट यूज़ कर सकते हो आप, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या होती है ए स्केयर प्लस बी स्केयर, वैसे भी होता है। अगर वो रिजल्ट लगाना चाहते हो वो भी ठीक है, मतलब ये पूरा ए है ये पूरा बी है, तो आप वो रिजल्ट भी यूज़ कर सकते हो, या अगर वो नहीं करना चाहते सिंपल करना चाहते हो तो आप इस तरीके से लिखोगे इसको, दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू, ये तो वैसे रहेगा, या आप ऐसे लिख लो ए माइनस एक्स अपॉन टू ए को ले लिया मैंने बाहर, तो ए माइनस एक्स अपॉन टू ए आ गया बाहर, अंदर क्या बचा आपके पास एक्स माइनस ए माइनस एक्स अपॉन टू ए बाहर है, तो बचा आपके पास माइनस ए इंटू दिस, तो बचा माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए अपॉन टू ए, ठीक है स्टूडेंट, यही बचा। दिस इम्प्लाइज वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स अपॉन टू ए इंटू एक्स माइनस ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस ए एक्स माइनस माइनस ए स्केयर अपॉन टू ए, तो ये तुम्हारा सोल्यूशन बन गया, सिंगुलर सोल्यूशन। तो इसको आप फर्दर आगे डिवाइड कर सकते हैं, टू ए को इधर मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जितना मर्जी सिंप्लीफाई करते जाओ आपके पास रिजल्ट आता रहेगा, ठीक है, या आप इतना भी रखते तब भी तुम्हारा सोल्यूशन था, ठीक स्टूडेंट। आई होप आपको सिंगुलर सोल्यूशन समझ आ गया होगा। तो अब मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ क्लियरेट्स इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से फाइंड किया करते हैं हम। सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होना चाहिए कि जब भी कभी y इक्वल टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी आएगा तो तब वो क्लियरेट्स इक्वेशन कहलाएगी। फिर उस क्लियरेट इक्वेशन को फाइंड करने के लिए आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वहाँ से p की वैल्यू निकलेगी, जो p की वैल्यू निकलेगी वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। अब जो फर्स्ट में पुट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो तुम्हारा जनरल सोल्यूशन कहलाएगा। अगर सिर्फ जनरल सोल्यूशन पूछा होगा तो फिर उतना ही करेंगे, लेकिन अगर उसने पूछा हो एंड सिंगुलर सोल्यूशन भी फाइंड कीजिए, तो सिंगुलर सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो तुम्हारी जनरल सोल्यूशन आएगी उसको डिफरेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू c, तो वहाँ से c की वैल्यू आएगी और c की वैल्यू आपने जनरल सोल्यूशन में पुट कर देनी है, वो तुम्हारा रिक्वायर्ड सिंगुलर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से बाकी वाले सारे पार्ट बिल्कुल सिंपल हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी वैसे ही है, सारे आप लोग खुद करेंगे, ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप सारे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं आराम से, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्लियरेट फॉर्म, मतलब इक्वेशन को रिड्यूस पहले मतलब फॉर्म दी होगी वो क्लियरेट फॉर्म नहीं होगी, आप उसको रिड्यूस करना है रिड्यूसिबल टू क्लियरेट फॉर्म, मतलब क्लियरेट फॉर्म में बनाना है, रिड्यूस करके मतलब उसको सिंप्लीफाई करके क्लियरेट फॉर्म बनाना है। क्लियरेट फॉर्म बनाने के बाद फिर यही स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके सिलेबस मैंने देखा है मैक्सिमम वो एग्ज़ाम में बड़े कम आते हैं चांस उनके क्वेश्चनों के आने के, इसलिए हम 4F जो है इसको अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये इतनी सिलेबस के लिहाज से आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। आप सिर्फ क्लियरेट्स इक्वेशन समझेंगे, क्लियरेट्स इक्वेशन क्या है, ठीक स्टूडेंट। तो ये यहाँ पर यूनिट सेकंड का 4th सब यूनिट ख़त्म हो जाता है, ठीक स्टूडेंट। तो कल इंशाल्लाह हम करेंगे यूनिट सेकंड का ही 5th सब यूनिट, ठीक। तो 5th सब यूनिट के बारे में इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या बचता है क्या नहीं। तो जब हमारे देखिए 4th और 5th यूनिट आपको सर पढ़ा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा जब तीसरा यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर उसके बाद हम करेंगे रिवीजन, फिर रिवीजन में जो जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो आप मुझे बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा आज का लेक्चर। ओके, थैंक यू। तो आप लोग रिप्लाई नहीं करते, रिप्लाई भी किया करो, ठीक है। वीडियोज़ को मैंने बोला लाइक कर दिया करो ताकि आपके पास सेव रहें, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, थैंक यू।